नमस्कार दोस्तों, लीग से हटकर में स्वागत है आप सभी का। आज का विषय ओम बिरला के फिर से अध्यक्ष बनते ही पलटी धारणा, सीटें घटी लेकिन सरकार के तेवर बरकरार। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। विपक्ष ने प्रत्याशी तो खड़ा किया, लेकिन ऐसा करने का ना तो कोई प्रभाव पड़ा और ना ही कोई मतलब निकला। जिस तरीके से 2 दिन तक राजनीतिक ड्रामा पीक पर पहुंचाया गया, उसका उतना ही निराशाजनक अंत हुआ। कांग्रेस ने अपनी बंद मुट्ठी खोलना ठीक नहीं समझा और बंद की बंद मुट्ठी लेकर पीछे हट गई। हालांकि कम सीटें मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विनम्र तो हुए, लेकिन उनके तेवर ताकतवर देश के शासन अध्यक्ष जैसे ही हैं। जहां तक राजनीति करने का सवाल है, तब जब चुनाव चल रहे थे और चुनाव के बाद भी पीएम मोदी के लिए जो नैरेटिव सेट किया गया था, सरकार की ओर से उस नैरेटिव को बेअसर करने का काम अब शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन की ओर से यह प्रयास किया गया कि लोकसभा अध्यक्ष भाजपा का ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अध्यक्ष के मामले में प्रधानमंत्री को अधिकृत कर दिया। ओम बिरला ने नामांकन भरा और कांग्रेस ने उपाध्यक्ष का पद मांगकर आम सहमति बनाने में बाधा डाली। अब यहां भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वही नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। सरकार पर ठीकरा फोड़ने की भरपूर कोशिश हुई कि वह अड़ियल रुख अपना रही है, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव का समापन होते होते कांग्रेस ही एक्सपोज हो गई। कांग्रेस सरकार को तो झुका नहीं पाई, लेकिन अपने सहयोगी दलों में एक आशंका जरूर पैदा कर दी। वह ये कि कांग्रेस सहयोगियों के कंधे पर पांव रखकर अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश में लगी है। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम इसका पुख्ता प्रमाण है। जहां कांग्रेस को सहयोगी दलों से अधिक सीटें मिली। पिछली 2 बार से कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सहयोगी दलों का लाभ लिया और नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया उसको। अब साथियों के कंधे का उपयोग करके उपाध्यक्ष के पद के लिए दांव चला, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक बाजी खेली, एक ही दिन में खेला हो गया। ओम बिरला अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष बनते ही आपातकाल पर प्रस्ताव ले आए और यह बता दिया कि ना तो सरकार के तेवर बदले हैं और ना ही अध्यक्ष के। पिछले 2-3 दिन चला हाई प्रोफाइल ड्रामा यह बताने की कोशिश थी कि अब विपक्ष ताकतवर है, सरकार को हमारी शर्तें माननी होंगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुई। अब तक संसद की जो परंपरा रही, उसमें लोकसभा का अध्यक्ष आम सहमति से बनता आया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ और प्रत्याशी उतारने की नौबत आ गई। इस सब के पीछे जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, वह अधिक समय तक नहीं टिका। कांग्रेस चाहती थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष को दिया जाए, जो उनकी पार्टी का हक बनता है। इसके लिए सरकार ने इंतजार करने को कहा, लेकिन कांग्रेस ने दबाव बनाने के लिए प्रत्याशी उतार दिया। यह बात इंडिया ब्लॉक के साथियों को भी हजम नहीं हुई। शरद पवार ने आम सहमति की बात की, लेकिन प्रत्याशी का समर्थन किया। अन्य दलों का भी यही मत था कि सरकार को दबाया जाए, लेकिन पहले अध्यक्ष के नाम पर एक राय बना ली जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबको साथ लाने की कमान संभाली थी। आखिरकार यह तय हुआ कि ब्लैकमेल की आदत नहीं डालना चाहिए, मतदान करा लिया जाए। एक तो इससे यह होगा कि आगे परंपरा की कोई बात नहीं कर पाएगा। दूसरा यह कि किसके पास कितना समर्थन है, यह सबके सामने आ जाएगा। विपक्ष के दबाव को दरकिनार करके एनडीए सरकार ने संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। सबसे पहला समर्थन वाईएसआर कांग्रेस का आया। उसके 4 सांसदों ने ओम बिरला को समर्थन देने की घोषणा की। कुछ अन्य सांसदों का समर्थन मिलने की सूचना कांग्रेस के रणनीतिकारों के हाथ पैर फुला दिए।
क्योंकि कांग्रेस को लगा कि सरकार के पास अध्यक्ष पद को जीतने का आंकड़ा नहीं है। भाजपा तो अल्पमत में है, जबकि विपक्ष इस चुनाव में ताकतवर होकर उभरा। लेकिन कांग्रेस को यह भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिका। वहीं सहयोगी दलों को समझ आ गया कि कांग्रेस उनके कंधे का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव शिवसेना की ताकत से कांग्रेस अपने सांसद बढ़ा लेती है। पंजाब में आपके साथ दिल्ली हरियाणा के समझौते का लाभ ले लेती है और बोनस में चंडीगढ़ जीत जाते हैं। लेकिन जब कांग्रेस को यह पता चला कि उसका गेम एक्सपोज हो गया, अब अध्यक्ष के चुनाव का ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा, तब मतदान कराने के प्रयास हुए ही नहीं। बंद मुट्ठी खोलने का खेला इन वक्त पर रुक दिया। कांग्रेस अपनी बंद मुट्ठी लेकर बैकफुट पर चली गई। परिणाम यह हुआ कि जिस ताकत का दावा किया गया, जिस एकता की बात हो रही थी, वह धराशायी हो गई। पूरे चुनाव में संविधान की किताब हाथ में लेकर प्रचार किया गया। यह माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस नैरेटिव का सबसे ज्यादा असर हुआ और दलित समाज इस गठजोड़ का हिस्सा हो गया, जिसने यूपी में भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार की संभावनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई। लेकिन एनडीए की सरकार बनी और इसे इंडिया गठबंधन ने ऐसा प्रचारित किया कि मोदी की सरकार तो बन गई, लेकिन कमजोर सरकार बनी है। अब इसका फायदा पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने उठाना चाहा और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दी। लेकिन सरकार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तेवर वही रहे तो आतंकवादी पीछे हट गए। भारत सरकार की ताकत देखकर अब पाकिस्तान के नेता दोस्ती की बात करने लगे हैं। लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। संविधान लेकर शपथ के दौरान प्रदर्शन किया गया। यह नया तरीका था, लेकिन इसका असर यह हुआ कि जय फिलिस्तीन बोलने की हिम्मत हो गई। भारत की संसद में संविधान की शपथ लेने वाला सांसद एक तरफ तो भारत की एकता व अखंडता की शपथ लेता है और दूसरी ओर जय फिलिस्तीन बोलता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। अब ऐसे में संविधान को संरक्षण देने और मोदी से खतरा बताने का नैरेटिव अधिक समय तक नहीं चल पाया। निर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल की घटना पर जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, अपने भाषण से आपातकाल को सदन के रिकॉर्ड में दर्ज कराया, यह ऐतिहासिक दस्तावेज हो गया। आपातकाल कितना क्रूर था, नागरिकों के अधिकार रद्द कर दिए, मीडिया पर सेंसरशिप थी, न्यायपालिका को कमजोर किया गया, ऐसी सभी बातों को सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। बाबा साहेब के संविधान की आत्मा को निकालकर मृत अवस्था में पहुंचा दिया गया। इसके तर्क भी अध्यक्ष ने अपने भाषण में दिए। संविधान को किस प्रकार से संभाला जाएगा, किसके हाथों में उपयोग की वस्तु है और किसके हाथों में सुरक्षित है, यह पूरे तौर पर साफ कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यह संदेश उस दबाव का जवाब था जिसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों ने बनाने का प्रयास किया। विपक्ष की ओर से कम समय देने और निलंबन जैसी घटना का ताना दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष का यह संदेश न केवल पहला धमाका है, बल्कि ये उनके तेवर हैं और सरकार के तेवर भी इसमें ही समाहित हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष को पीछे कदम खींचने के लिए विवश कर देने से देश में यह संदेश गया कि तीसरी बार भी मोदी सरकार पुराने तेवरों के साथ काम करने वाली है। सांसद कुछ कम जरूर हैं, लेकिन तात्पर्य यह नहीं निकाला जाए कि सरकार कमजोर हाथों में है। एनडीए के घटक दल स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए एक साथ हैं, जिसमें उनका राज्य हित भी शामिल है। अध्यक्ष का निर्वाचन यह संदेश देने का खास आधार बन गया कि विपक्ष ने जिस प्रकार की हवा बनाने का प्रयास किया, उसमें
कोई दम नहीं। कांग्रेस अपने प्रत्याशी के लिए मतदान करवाने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकती, तो अपनी बंद मुट्ठी खोलने को कैसे तैयार होती। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव से मध्य प्रदेश की एक घटना महत्वपूर्ण जो मेरे ध्यान में आई वह बताना अभी उचित है। लोकसभा में 2 नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का सदन में प्रस्ताव रखा गया। पहले जिसका प्रस्ताव आया उस पर सदन का अभिमत लिया गया और प्रस्ताव को पारित किया गया। वहीं कमलनाथ सरकार के समय ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी बनी थी। 2 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन तब प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने दूसरे प्रत्याशी का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा ही नहीं और पहले प्रस्ताव पर अभिमत ले लिया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी और विपक्षी दल भाजपा ने इसका विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष वाली चुनाव प्रणाली को पोल खोल के रख दी और यह संदेश दिया गया कि चुनाव में अलग मानदंड अपनाए गए, जिससे सत्ताधारी दल कांग्रेस को उसका लाभ हुआ। मतलब यह है कि राज्यों में संविधान अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रयोग में लिया जा सकता है। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।